हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम इसमें बनाने वाले हैं पार्ट 2, यानी कि ये वीडियो नंबर है पार्ट 2। इससे पहले फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम आपके सामने ये है, खनिज एवं शक्ति संसाधन। इसका जो ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत में खनिज। जी हाँ, पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल भारत के बारे में कि भारत में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। ये वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि भारत के कौन से हिस्से में कौन सा खनिज पाया जाता है और उस खनिज का कहाँ पर प्रयोग होता है। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी ये है, बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली है कि आपको भारत में कहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप यहाँ से क्वेश्चन को फर्राटेदार करके आएंगे और सबसे पहले आप इसी क्वेश्चन को करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट, और बने रहिए आप लोग हमारे साथ। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं भारत में खनिज की, कि भारत में खनिज क्या होता है, कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौह अयस्क की, यानी कि किसकी, लोहे की। तो लोहा मुख्य रूप से एक बहुत ज़्यादा हैवी और उच्च कोटि का लोह अयस्क कहाँ पर पाया जाता है। अगर हम बात करें तो झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन सब में क्या होता है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। ठीक है, इन राज्य का नाम याद रखना, कौन से, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन सभी में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट मुख्य रूप से क्या होता है, झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। ठीक है, इन सभी शहरों में क्या पाया जाता है, इन सभी राज्यों में बॉक्साइट पाया जाता है। बात करते हैं अम्रक। देखिए स्टूडेंट, जो अम्रक होता है, ये अम्रक इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, और भारत इसका सबसे ज्यादा क्या करता है, उत्पादन करता है। मतलब भारत में अम्रक सबसे ज्यादा पाया जाता है, और वो भी झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद बिहार में भी पाया जाता है ये, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, और विश्व में, जैसे मैंने अभी बताया था, भारत विश्व में अम्रक का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। ठीक है, और निर्यात भी भारत से ही सबसे ज्यादा अम्रक का किया जाता है। तो इस चीज का याद रखना, अम्रक भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तांबे की। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में क्या होता है, तांबा पाया जाता है। और अगर मैग्नीशियम की बात करी जाए, तो मैग्नीशियम मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बात करते हैं सोना। सोना मुख्य रूप से कर्नाटक की एक क्या होती है, कर्नाटक की एक खान है, जो कि कोलार खान के नाम से मशहूर है। यहीं से ही सोने को निकाला जाता है। लेकिन इसका क्या होता है, जो सोना है हमारा, इस सोने को निकालने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है। तो इसलिए इसको क्या होता है, बोला जाता है कि जो सोने की जो खानें होती हैं, उनमें से सोने को निकालना बहुत ज्यादा खर्चीली प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय भी लगता है और बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे खनिज का नाम बताइए जिसको निकालने में सबसे ज्यादा खर्च आता है, तो आप बताएंगे सोने को निकालने में सबसे ज्यादा खर्च आता है। ठीक है, राजस्थान में, यानी कि आप देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, झारखंड में, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इन सभी में क्या होता है, चूना पत्थर मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, इनके यहाँ पर भी क्या होता है, चूना पत्थर आपको मिल जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है, गुजरात और झारखंड जैसे इलाके में, यानी कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें नमक। नमक, अब स्टूडेंट एक चीज हमेशा याद रखना, अगर नमक की बात करें, तो ये देखिए जो भारत का मैप है, इसका जो समुद्री तट है, यानी कि जहां पर समुद्र का एरिया आता है, समुद्री तट यानी कि ये एरिया क्या होता है, यहाँ पर आपको नमक मिल जाएगा। यानी कि ये सभी शहर क्या होते हैं, नमक के ज्यादा उत्पादन करते हैं, और यहीं पर ही आपको क्या होगा, नमक मिल सकता है। लेकिन भारत में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो नमक पाया जाता है, वो है गुजरात। ठीक है,
गुजरात की सांबर झील है, यानी कि गुजरात में एक झील है, उसी में से क्या है सबसे ज्यादा नमक निकाला जाता है। तुमने देखा होगा कि जो महात्मा गांधी है, वो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने क्या किया था, दांडी यात्रा जो निकाली थी वो यहीं से ही निकाली थी। तो इसी वजह से क्या है, सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि यहीं से ही सबसे ज्यादा नमक निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि भारत में मुख्य रूप से क्या होता है, जो नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो गुजरात है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम जो खनिजों का उपयोग, कि जो हमारा जो खनिज निकलता है इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और कैसे कैसे हम इनका उपयोग करते हैं। तो जो खनिजों का उपयोग होता है बहुत सारे उद्योगों में होता है, रत्नों के लिए होता है इनका प्रयोग, जैसे कि हम कठोर चीजों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे औजार बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, आभूषण बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इनकी बहुत सारी शैलियां होती हैं, मतलब बहुत सारे उपकरण हो गए। जैसे तांबे का है, तांबे का हम क्या करते हैं, तांबा एक धातु है, तो तांबे का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के सामानों में उपयोग किया जाता है तांबे का, आपने लोटा भी देखा होगा। ठीक है, और क्या होता है इसका, क्या होता है सिक्के को लेकर क्या होता है प्रत्येक रूप से वस्तुएं मतलब बनाई जाती हैं, तांबे के सिक्के भी होते हैं। उसके बाद में आपका कंप्यूटर उद्योग में होने वाला, जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया। उसके बाद में आपका क्या होता है क्वार्टार्ड जो होता है, जो ये भी क्या होता है मुख्य रूप से धातुओं में ही होता है, एल्युमिनियम का भी। उसके बाद में आपका बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपका बॉक्साइड हो गया, सॉरी, इन सभी में क्या होता है बॉक्साइड हो गया, यहाँ पर सभी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में इनका उपयोग किया जाता है, हवाई जहाज़ों में इनका उपयोग किया जाता है। बोतलबंदी, इनमें बोतलबंदी उपयोग मतलब जो जहाँ पर बोतलें बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा मिल्टन की बोतल होती है, प्लास्टिक की बोतल होती है, इन सभी बोतलों को बनाने में भी होता है। घरों के निर्माण में भी हम बहुत सारे औजारों को देखते होंगे, जैसे कि लोहे की कन्नी होती है, बिसौली होती है, या फिर आपका बहुत सारी चीज़ें, फावड़ा हो गया, तसला हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं हमारे खनिज से ही बनी होती है। रसोई में जितने भी आपने आसपास सामान देखे होंगे, ये सब क्या है खनिज से ही बने होते हैं। तो ये खनिजों का उपयोग है। ठीक है, आप है ना क्या करिए, बुक पे इन सब पे निशान लगा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए। आपसे अगर पूछे कि खनिजों का उपयोग बताइए, ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं खनिजों का संरक्षण, कि मतलब हम खनिजों का संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो आपको देखिए पता है, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे खनिज होते हैं ये क्या होते हैं, एक लिमिटेड रिसोर्सेस है, मतलब ये क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं, ये कभी ना कभी क्या हो जाएंगे, हमारे खत्म हो जाएंगे। तो इनको क्या किया जाए, संभाल के रखा जाता है, क्योंकि इनको बनने में है ना क्या होता है लाखों करोड़ों हजारों साल लग जाते हैं। तो इनसे क्या होता है, इतने सालों बाद में क्या होता है खनिज बन के तैयार होता है। तो अगर हम इन खनिज का क्या करेंगे, बेफिजूल की, या फिर हम इनका ज्यादा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो खनिज होंगे क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो जो खनिज होते हैं उनका अनवीन करने संसाधन होते हैं, मतलब हम इनको दोबारा से जल्दी से बना नहीं सकते। तो खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं, मतलब इनको बनने के लिए। तो मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत ही धीमी है। खनिज की प्रक्रिया को बर्बाद या फिर उसको घटाना उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि देखो हम जैसे कि हम पेट्रोल को देख सकते हैं, आप आपके आसपास के लोग होते हैं बिना फिजूल की पेट्रोल खर्च करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो पैदल जा सकते हैं लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल या कार वगैरह से जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो मीन्स यहाँ पर कहने का ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, खनिजों को बचाने का प्रयास करें। ठीक है, तो जिससे कि क्या हो सके, जो आने वाली पीढ़ी होती है या फिर आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इन चीजों का उपयोग कर सके, क्योंकि खनिज बनने में काफी समय लग जाता है। इनका पुनर्चक्रण हम कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, है ना। हम बात करते हैं शक्ति संसाधन। देखिए शक्ति संसाधन क्या होता है, शक्ति का मीन्स मतलब होता है पावर, पावर का मीन्स मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पर बिजली भी क्या होती है, एक तरीके का संसाधन है। तो आपको इसमें एक स्टोरी बताइए कि सन्नी है और सन्नी की माँ है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये घर में रहते हैं, घर में रहने के बाद में क्या होता है, घरों में इनके बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपको आपके आसपास भी नजर आ रही होंगी, जिसमें आप मोबाइल में देख रहे हैं। मोबाइल क्या इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है, आपके आसपास लाइट जल रही होगी। आप जैसे कि इधर उधर जाते हैं, जैसे कि आप लोग इधर उधर जाते हैं तो आप अपने घर की लाइटें वगैरह बंद नहीं करके जाते हैं, नल की टोटी इस तरीके से खुली रहती है, या आपने देखा होगा। तो ये क्या कहती है, जो सन्नी है ये क्या होता है, स्कूल चला जाता है, और स्कूल जाने से पहले क्या होता है, इसको मम्मी बोलती है कि आप क्या करो, घर की लाइटें वगैरह पंखे वगैरह बंद कर दो। तो सन्नी की मम्मी बोलती है कि घर की लाइटें और पंखे वगैरह क्या कर दो, बंद कर दो। लेकिन क्या होता है, सन्नी भूल जाता है, और भूल वैसे क्या होता है, वो स्कूल चला जाता है। जो उसकी माँ होती है उस समय सोचती है कि अगर जैसे कि सन्नी ने अपने घर की सारी लाइटें क्या हो गई खुली छोड़ दी हैं, तो ऐसे ही क्या होगा, बहुत सारे
लोग होंगे जो देश में क्या करते हैं, अपनी लाइटें वगैरह ऐसी खोल कर चले जाते हैं जो बिना किसी काम के होती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो पावर्स होती है, जो हमारी जो बिजली होती है या हमारी जो संसाधन होते हैं, उनका क्या होता है, बेफिजूल की यूज हो रहा होता है। यानी कि उनका क्या होता है, वो बेफिजूल की खपत हो रही होती है, उनका कोई यूज तो होता नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी पावर बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी बढ़ जाती है। वो क्या होती है, हमें ज़्यादा बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो खपत बेफिजूल की हो रही है। इससे क्या होता है, खर्चा भी ज़्यादा आता है, या फिर हमारे पास में जो रिसोर्सेस होते हैं जिससे बिजली बनाई जाती है। तो अगर आपको नहीं पता है कि बिजली किस तरीके से बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि बिजली किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, कैसे वो बनाई जाती है और कौन कौन सी चीज़ों से आजकल बिजली बनाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, इससे क्या होता है, हमारे जो खनिज होते हैं ये सब क्या हो जाते हैं, इनका जो आरामदायक होते हैं, जितनी सिंपल सी बात है, जो हमारे लिए आरामदायक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इनका मिस यूज करते हैं, हम इनका सही से ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये धीरे 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 लुप्त होती चली जाएंगी और ये क्या होता है, इसकी खपत बढ़ती चली जाती है। और हमें क्या होता है, आने वाले समय में क्या हो जाएगा हमारे लिए और हमारे साइंटिस्टों के लिए या फिर हमारे प्रौद्योगिकी के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लोड पड़ जाएगा। तो उनको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है, तरह तरह के आविष्कार, मतलब खोजें निकाल दी गई हैं। लोग साइंटिस्ट जो हैं वो अलग अलग तरीके के रिसोर्सेस हमारे पास हमारे लिए ढूंढ रहे हैं, ताकि एक रिसोर्सेस को बचा के रख सके, यानी कि खनिजों को बचा के रख सके, इन संसाधनों को बचा के रख सके, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उसका यूज कर सके। ठीक है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, ये आप लोगों को पता है। अगर आप मोबाइल में पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी बैटरी लो हो जाए फ़ोन की और लाइट ना आए कई दिन तक, तो क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं बच्चे कि अगर हमारे यहाँ पर देखिए, अगर लाइट नहीं आती है, अगर एक दिन भी लाइट नहीं आती है, तो क्या होता है, हमारी कितनी परेशानी हो जाती है। मतलब मीन्स कहने का मेरा ये है कि ये संसाधन या इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इतनी ज़्यादा यूजफुल हो गई है कि जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन, कि हम जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से क्या होता है, हमारे लिए बिजली भी बहुत ज़रूरी हो गई है। क्योंकि आने वाले जो हमारे पास में आज के डेट में रिसोर्सेस हैं या फिर जो संसाधन है वो ज़्यादातर बिजली से ही चलते हैं। तो हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, उसके बाद में बढ़ती रक्षा के लिए शक्ति यानी कि बिजली की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत तरीके से बनाया जाता है। मतलब विद्युत को हम कई तरीके से, दो तरीके से, यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत तरीके से हम बना सकते हैं। स्टूडेंट, ये आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक है। ये आपको एक तरीके से पुनर्चक्रण, यानी कि इसके बारे में आप सोचिए, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये 3R है। ठीक है, ये क्या है, आपका 3R है। 3R मीन्स जानते हो क्या होता है? 3R का मीन्स मतलब होता है कि 1, 2 और 3, यानी कि ये आपका पुनर्प्रयोग, कम प्रयोग और पुनर्चक्रण। ठीक है, इन ये जो चीज है आपकी पेपर में पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पुनर्चक्रण क्या होता है, कम प्रयोग क्या होता है, और आपका क्या होता है, पुनः प्रयोग क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये क्या होता है। यानी कि जो खनिज होता है, खनिज को हम क्या कर सके, दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, उसका हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, उसका हम कम उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम रेड लाइट पे खड़े हुए हैं तो गाड़ियों को बंद कर दो, या फिर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो बत्तियां सारी बंद कर दीजिए। अगर पानी का प्रयोग नहीं है तो पानी की टोटी बंद कर दीजिए। मतलब इस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस अपने चारों तरफ आप फैला सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट, परंपरागत जो स्रोत है ऊर्जा की खपत के। तो ये क्या चीज है, देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से सामान्य प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि ईंधन और जीवाश्म ईंधन। इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, ईंधन और जीवाश्म ईंधन। स्टूडेंट, ये आपका एक वर्ड आया, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? जीवाश्म, यानी कि अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो जीव प्लस, इसका बनता है जीव प्लस क्या होता है, आश्म, यानी कि जीवाश्म। यानी कि जीव मतलब जंतु और आश्म मतलब होता है शरीर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जंतुओं के शरीर से जो भी पेट्रोलियम या फिर जो भी खनिज बनता है उसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक आपका खनिज तेल होता है, एक प्राकृतिक गैस होती है ना। एक खनिज तेल होता है और दूसरा प्राकृतिक गैस होती है। खनिज तेल के हम लाभ देखते हैं। ठीक है, खनिज तेल के लाभ क्या देखते हैं कि ये आसानी से क्या हो सकता है,
परिवहन में यानी कि टैंकरों में इसको हम आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद में आपका पेट्रो रसायन उद्योग का आधार यही है। और इसका क्या होता है, खनिज तेल का क्या होता है, मोटरसाइकिलों में, कार में, हवाई जहाज में, या फिर आपने देखा होगा मिट्टी तेल में, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। और उसका हम देखते हैं कि प्राकृतिक गैस क्या होती है। देखिए, इससे ज़्यादा क्या होता है, पोल्यूशन होता है, लेकिन प्राकृतिक गैस से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है। ये क्या होता है, प्राकृतिक गैस क्या होती है, ये सस्ता होता है, और ये कोयले की अपेक्षा क्या होता है, स्वच्छ होता है, मतलब साफ होता है, ज़्यादा प्रदूषण पोल्यूशन नहीं करता है, और आसानी से क्या होता है, ये पाइपों के द्वारा इधर से उधर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन हम इसमें क्या होते हैं, इनको टैंकर के द्वारा लेके आते हैं, बड़े बड़े टैंकरों में भरते हैं, तो आने जाने में भी परेशानी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट इसके लिए चाहिए होता है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पाइपलाइन के द्वारा ही इसको हम कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है। लेकिन इनकी हानियां क्या होती है, यानी कि तेल जो होता है आपका अधिप्लव, यानी कि आपका अधिप्लावन। ठीक है। अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवश्य है। मतलब तेल ज्यादा है, मतलब अगर हम खनिज उसमें से तेल निकालते हैं, तो एक क्या होता है, जैसे अगर हम नीचे समुद्र में से तेल निकाल रहे हैं, अगर वो क्या होता है पूरे समुद्र में या फिर फैल जाता है, लीकेज हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, जीवाश्म यानी कि जो नीचे जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु होते हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि तेल क्या होता है पानी के ऊपर आ जाएगा, तो ये मर भी सकते हैं। इनमें ऑक्सीजन का अभाव भी होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम गैस पाइप की बात करें, तो ये कहीं पर भी रिसाव हो सकता है, रिसाव होने के बाद में क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है, तो दुर्घटना हो सकती है। निरुक्त प्रदूषण के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है, मतलब कि दोनों ही प्रदूषण करते हैं। और प्रदूषण से क्या होता है, यानी कि हमारे आसमान में क्या होता है, बादलों में धुआं जम जाता है, और वो क्या होता है, जब बरसात होती है तो बरसात के थ्रू क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। बहुत सारी मोनोऑक्साइड गैसेस होती है, कार्बन गैसेस होती हैं, वो सब क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है, और नीचे आने के बाद में उसे अम्लीय वर्षा बोला जाता है। ये नए नए ईंधन को क्या होता है, अवशोषणीय आसान नहीं होता, मतलब ये इतनी जल्दी क्या होता है, ये क्या होता है, नए हमारे इसके मुकाबले हम इतनी जल्दी नए संसाधनों को क्या कर सकते हैं, वो मतलब खोज नहीं सकते। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की बात करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, यानी कि ईंधन और लाभ। ठीक है। हम बात करते हैं ईंधन और लाभ, कोयले की। ईंधन में क्या होता है, ईंधन के लाभ और हानि देखेंगे, और कोयले के लाभ और हानि देखेंगे। जो ईंधन होता है, ईंधन मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे खेतों में जैसे ऊर्जा वगैरह बनती है, या फिर आपका जो उधर उधर देखा होगा जो पेट्रोल होता है, या फिर आपका सीएनजी गैस हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे ईंधन में आता है। गोबर गैस हो गई, है ना। ठीक है। और हमारा जैसे गांव में देखा होगा लकड़ी वगैरह होती है, सब ईंधन ही है ना। तो इसमें क्या होता है, ये सुप्रियाय होते हैं, मतलब ये आसानी से मिल सकते हैं, बहुसंख्यक लोग, यानी कि इनके बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, है ना। और इनका हम जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत आसानी से क्या होता है, हमें मिल जाते हैं। उसके बाद में ये कहीं पर भी हम इनको आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो बहुत सारे इसके लाभ हैं, है ना। इसकी हानियाँ क्या होती हैं कि संग्रहण में अधिक समय में लगता है, मतलब लकड़ियाँ जो होती हैं, जो लकड़ियाँ हैं वो इधर उधर से लेके आने में, इधर उधर ढूंढने में तो काफ़ी परेशानी होती है। जंगल में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, समय भी अधिक लगता है, प्रदूषण ये ज़्यादा फैलाता है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। और उसके बाद में नवीनकरणीय है, यानी कि इसको हम दोबारा से पुनः इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार ईंधन खत्म हो गया, या फिर एक बार आपने लकड़ी जला दी, तो उसके बाद तो उसका राख ही बन जाती है, तो उसको हम यूज जल्दी से नहीं कर सकते। उसके बाद में हम बात करते हैं कोयले की। कोयला क्या होता है, कोयला एक कार्बन का अपर रूप होता है। कोयला का लाभ क्या होता है, यानी कि विस्तृत रूप से उपलब्ध हो जाता है, मतलब ये आसानी से आपको मिल जाता है। उसके बाद में विद्युत रूपांतरण के लिए भी उपयुक्त होता है, यानी कि इससे बिजली वगैरह भी बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो नान होती है, मतलब जो नान होती है, वो नान की जो रोटी जिसे हम बोलते हैं, वो जो नान है, वो भी आपका क्या होता है, कोयले की भट्टी में ही बनाई जाती है। मतलब भट्टियों में ज्यादातर इसका यूज होता है, बड़े बड़े कारखानों में इसका यूज किया जाता है ना। उसके बाद में हम इसकी हानि देखें, तो प्रदूषण सबसे ज़्यादा यही करता है परिवहन, यानी कि इसको लाने ले जाने के लिए बड़े बड़े भारी भारी परिवहन की आपको ज़रूरत होती है। और इसकी जो खनन, यानी कि जो इसकी खानें होती हैं वो खोद कर निकाली जाती है, तो जिससे क्या होता है, भूस्खलन होने का खतरा होता है, यानी कि प्लेटें या जो सेल्स होती है वो खिसकने का ज़्यादा खतरा होता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इसके हानि भी होती है ना। बात करते हैं जल विद्युत की, यानी कि पानी से बनाने वाली बिजली की। इसका जो लाभ हम देखते हैं, तो ये प्रदूषण मुक्त होती है, मतलब इसका क्या होता है, पानी से अगर हम बिजली बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है। सिंचाई और क्या होता है, इसका मत्स्य को भी बढ़ावा मिलता है, मतलब जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे हम बिजली बनाते हैं, मतलब बड़े बड़े जो बांध बनाते हैं, वो जो बांध हमने बनाए हैं, तो उनसे क्या होता है,
तो इससे क्या होता है, जैसे कि अगर बांध वगैरह बनाते हैं तो बांध में क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है, तो उसमें मत्स्य यानी कि मछलियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसका हम पालन भी कर सकते हैं। और ये क्या होता है, सस्ता होता है, कोयले की अपेक्षा क्या होता है, ये सस्ता होता है और आसानी से हम बिजली बना सकते हैं। लेकिन इसका जो नुकसान होता है, क्या नुकसान है कि स्थानीय समुदाय का विस्थापन किया जाता है। मतलब जब बांध बनाएंगे तो बहुत सारा जो एरिया होता है, आसपास का जो एरिया होता है, वो पूरा खत्म हो जाता है, कृषि क्षेत्र खत्म हो जाता है, स्थानीय क्षेत्र खत्म हो जाता है। और इससे क्या होता है, बाढ़ आने का खतरा भी होता है। जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बांध ना टूट जाए, तो इसके बहुत सारे क्या होते हैं, इसके नुकसान होते हैं। और उसके बाद में जब बांध बनाया जाता है तो बांध आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये खर्चीला, ये इसकी हानि है, यानी कि जितने इसका बेनिफिट है उतने उसके नुकसान भी हैं। तो ये थे हमारे परंपरागत स्रोत। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं ईंधन। देखिए जो ईंधन है इसका प्रयोग क्या होता है, पकाने, मतलब पकाने या ऊर्जा के लिए किया जाता है। ये मुख्य रूप से जैसे क्या होता है, जैसे लकड़ियाँ होती है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जो लकड़ियाँ होती हैं या कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, ये परंपरागत स्रोत हमारे ऊर्जा के ही स्रोत है। इनका हम भंडारण आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आधे से ज़्यादा यानी कि विश्व में आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इसी ईंधन का प्रयोग करती है। क्योंकि जो मुख्य रूप से गांव में रहती है, और गांव में रहने के बाद में क्या होता है, वो लकड़ी का या फिर जो जानवर का जो गोबर होता है, मतलब जो गोबर वगैरह, उनके अवशेषों का क्या होता है, उन्हीं के अवशेषों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है, ज़्यादातर नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोल्यूशन निकलता है, सबसे ज़्यादा धुआं भी निकलता है। तो जैसे आपने ये फिगर में देख रहे होंगे कि ये औरत है, ये क्या है, अपने इसमें टोकरी में लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेके आ रही है। तो ये क्या करेगी, इससे रोटियां वगैरह तो सब इन्हीं से ही बनाई जाती है। अगर कोई गांव से बिलोंग करता है तो वो समझ सकता है कि लकड़ियां या फिर उपले वगैरह जो होते हैं ये इन्हीं से किए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ईंधन। हम बात करते हैं कोयले की। कोयला क्या होता है, देखिए कोयला क्या होता है, बहुआयात में पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पाया जाता है। ये हर जगह आपको नहीं मिलने वाला। और एक तरीके का ये जीवाश्म ईंधन होता है। अगर आपसे पूछे कि कोयला किस प्रकार का खनिज होता है, तो आप इसको बोल सकते हैं ये आपका जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाश्म खनिज होता है। ठीक है। इसका प्रयोग क्या होता है, घरेलू ईंधन में भी किया जाता है, उद्योगों में भी किया जाता है, लोहा इस्पात वाष्प इंजन यानी कि ट्रेन में भी पहले इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत बनाने के लिए यानी कि बिजली बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोयले से क्या होता है, पर्याप्त विद्युत तापीय ऊर्जा कहा जाता है। मतलब कोयले से बनने वाली ऊर्जा को विद्युत तापीय ऊर्जा कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत तापीय ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि जो कोयला होता है, कि कोयले से बनने वाली विद्युत ऊर्जा, यानी कि कोयले से बनने वाली क्या होती है, कोयले से बनने वाली विद्युत ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, वो तापीय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से देखिए ये निशान लगा लेना इसमें, ठीक है। इससे आप आराम से इसको निशान लगा सकते हैं, और आप जब भी इसको बाद में याद करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की, कोयला जिसका क्या होता है, यानी कि कोयला जो होता है, कोयला आज हमारा जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और लाखों वर्षों पूर्व क्या होता है, यानी कि विशाल फॉर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों पर क्या होता है, दबे होने से कोयला क्या होता है, अंतर्हित धूप के कारण क्या हो जाता है, वो दब गया था। और दबने के बाद में क्या हुआ, वो कोयले का रूप ले लेता। मतलब क्या हुआ कि लाखों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर कोई आपदा आई थी, तो इससे क्या हुआ, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु थे वो क्या हो गए, नीचे मिट्टी के नीचे दब गए थे। और दबने के बाद में क्या हुआ, जब उनके ऊपर उच्च ताप, यानी कि क्या, उच्च दाब और उच्च ताप, ठीक है, उच्च दाब और उच्च ताप जब उसके ऊपर पड़ा, तो उससे क्या हुआ, वो कोयले में तब्दील हो गया था। विश्व में अग्रणी कोयले का जो उत्पादक है वो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस, ये मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन है। भारत के कोयले का जो उत्पादन क्षेत्र है वो आपका रानीगंज है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद में आपका झरिया है, धनबाद है, और उसके बाद में बोकारो और झारखंड। ठीक है। ये सारे चीज क्या है यहाँ पर भारत में। अगर भारत में पूछे तो यहाँ से देखिए नीचे तक का जो एरिया है ये भारत का है, और पूरे विश्व में यहाँ पर है। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नोट्स बनाना ना भूलें। उसके बाद में हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। ठीक है। जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम क्या होता है देखते हैं कि पेट्रोलियम जिससे क्या होता है, आपकी कार चलती है। मतलब जो पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल। ठीक है। ये क्या है, आपका पेट्रोल है।
तो पेट्रोल से क्या आपकी कार, मोटरसाइकिल, ये सारी चीजें चलती हैं। और तेल जो आपकी साइकिलों में, यानी कि साइकिलों को चमकाने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका मिट्टी का तेल वगैरह या फिर जंग वगैरह छुटाने के लिए किया जाता है। तो दोनों ही क्या होता है, ये बहुत गाढ़े और काले रंग के द्रव होते हैं, द्रव्य पदार्थ होता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो आप इसे बोल सकते हैं कि जो द्रव्य खनिज होता है वो क्या कहलाता है, आपका पेट्रोलियम कहलाता है। यह सैलों की परतों के मध्य 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 मतलब बीच में क्या होता है, पाया जाता है। और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित होता है। मतलब ये अपतटीय और तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र मतलब जो समुद्र के ज्यादातर इलाके होते हैं उनमें ये पाया जाता है। उसके बाद में इसका क्या होता है, आगे देखते हैं। यानी कि यहाँ पर इसका परिस्खलन मतलब जब इसको निकाला जाता है, निकालने के बाद में जब इसको साफ किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और मोम, और उसके बाद में प्लास्टिक और स्नेह तैयार किया जाता है। देखिए, जो स्नेह आपने 7th क्लास में पढ़ा था, ये क्या होता है, एक प्रकार का ग्रीस होता है जो साइकिलों को क्या होता है, घर्षण वगैरह को कम करने में यूज किया जाता है। मोम आपको पता ही है कि आपका मोम कहाँ पर यूज होता है, मिट्टी का तेल आपको भी पता है कहाँ पर यूज होता है, पेट्रोल और डीजल, ठीक है। ये इस पूरे ये मिक्स होता है। पेट्रोलियम, ध्यान रखना, यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है ना। अगर आपसे पूछे कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, पैसे वाला, खर्चीला और ज्यादा महंगा उत्पादन होता है। यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, पेट्रोलियम लेटिन, यानी कि लेटिन भाषा का शब्द है, जो कि जो बना हुआ है पेट्रो, यानी कि पेट्रो का अर्थ होता है सेल, ओलियम, और आपका क्या होता है तेल, तेल का अर्थ होता है जो आपका जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह या फिर जो ऑयल वगैरह होता है, इसका अर्थ होता है, ठीक है। यानी कि पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रो का अर्थ होता है सेल, यानी कि सेल से निकाले जाने वाला तेल, यानी क्या होगा, सेल्स से निकाले जाने वाला तेल क्या कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, आगे चलते हैं। तो अगर हम मुख्य रूप से बात करें इसकी कि जो कच्चा तेल है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो मुख्य रूप से जो कच्चा तेल है वो ईरान, इराक और सऊदी अरब और कतर, ठीक है। ये चार से जो देश हैं, इनमें मुख्य रूप से क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, कच्चा तेल पाया जाता है, मतलब पेट्रोलियम पाया जाता है। लेकिन इसके बहुत सारे अन्य देश भी हैं जहां पर ये पाया जाता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और उसका आपका अल्जीरिया, ठीक है। यहाँ पर भी ये पाया जाता है। अगर बात करें हम भारत की, तो भारत में कहाँ पर पाया जाता है, तो ये असम में डिगबोई शहर है, एक असम का डिगबोई शहर है, वहां पर पाया जाता है। और मुंबई के बॉम्बे हाई में पाया जाता है। कृष्णा और जो आपकी गोदावरी नदी है, उनके डेल्टे पे पाया जाता है। ये डेल्टा क्या होता है, देखिए, जहां पर क्या होता है, नदियों का संगम होता है, जहां पर 2-3 नदियां आपस में आके मिलती हैं और क्या बनाती हैं, वहां एक डेल्टा टाइप का बना देती हैं, तो इसे बोला जाता है डेल्टा। तो भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनने वाला डेल्टा है, जो कि कहाँ पर बनता है, आपका बंगाल की खाड़ी में, जहाँ गिरने से पहले जो डेल्टा बनता है, जहां पर सुंदरवन का डेल्टा इसके नाम से जानते हैं, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। अगर हम बात करें आगे, देखिए सीएनजी, जो सीएनजी है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। सीएनजी का मतलब होता है आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये क्या होती है, जो ईंधन होता है उससे क्या होती है, ये आपकी कम पोल्यूशन करती है और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती है और सस्ती भी होती है। और ये क्या होती है, ये पर्यावरण मैत्री भी हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे सीएनजी क्या है, तो सीएनजी क्या होती है, बहुत कम पोल्यूशन पहुंचाती है, पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो जो सीएनजी होती है वो मुख्य रूप से क्या होता है, वाणिज्य क्षेत्रों में इसका यूज होता है और परिवहन में इसका मुख्य रूप से यूज होता है। इसको भी क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जमीन से ही निकाला जाता है। सबसे ज्यादा रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, ये मुख्य रूप से यहाँ पर सीएनजी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जैसलमेर, कृष्णा कावेरी का डेल्टा, यानी कि कृष्णा और गोदावरी, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई का कुछ भाग जो तटीय क्षेत्र का ही हिस्सा है, उसमें ये पाई जाती है। कौन सी, सीएनजी गैस पाई जाती है। भारत में पूछे तो जैसलमेर, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई का कुछ तटीय क्षेत्र, इनमें पाई जाती है। अगर विश्व की बात करें तो रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड में मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस पाई जाती है। जो सीएनजी गैस है,
ये क्या होती है, विश्व में बहुत कम ही देशों में पाई जाती है और इसका भंडारण क्या होता है, बहुत ही कम जगहों पर किया गया है ना। आगे हम बात करें तो जो हमारे द्वारा जो जीवाश्म ईंधन प्रयोग में लाते हैं, जिनका हम उपभोग करते हैं, उनका जो उपभोग है वो बहुत तेजी से हो रहा है, जो कि हमारे लिए चिंताजनक है। क्यों है? क्योंकि क्या है, ये पर्यावरण को दूषित कर रहा है, और पर्यावरण को अगर ये दूषित कर रहा है तो इससे क्या होगा, हमारा जो ओजोन लेयर होती है वो उससे ज्यादा क्या हो रही है, इफेक्टेड हो रही है। और यहाँ पर क्या है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो हमें इसको नियंत्रण करने के लिए अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, हमें रिसोर्सेज ढूंढने पड़ रहे हैं। उसी को देखते हुए हमने सीएनजी को देखा। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इन विषैले प्रदूषक पदार्थों का अगर हम यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण दूषित होता है, और पर्यावरण दूषित होता है तो हमें इससे क्या होगा, हानि और बहुत सारी बीमारियां वगैरह, आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियां भी इससे हो सकती है, जैसे सांस की बीमारी हो सकती है, स्किन बीमारी हो सकती है, तो बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो हमें क्या है, इनके अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज भी हमें ढूंढने पड़ रहे हैं, और इनका हम ज्यादा कम से कम उपयोग करें। तो आप प्लीज, आप जैसे बड़े होंगे तो आप इन जीवाश्म ईंधन है उनका हम कम से कम उपयोग करें, तो ये आपसे मैं उम्मीद यही करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यानी कि इनका जो प्रयोग होता है वो कृषि में किया जाता है, ज्यादातर जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है वो कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा एक चौथाई हिस्सा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ से क्या होता है, ज्यादातर आपका ये विद्युत ऊर्जा वगैरह जो होती है, या फिर आपका, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी, यानी कि पानी वगैरह की, या फिर जो आपकी विद्युत वगैरह जो होती है, और जो हमारे परंपरागत गैर परंपरागत जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि जल विद्युत उसी में ही आता है। विश्व में क्या होता है, जल विद्युत के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा देश होते हैं जहाँ पर ये बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है। जैसे कि आपका पराग्वे होता है, नॉर्वे है, ब्राजील है, चीन है, और भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, जैसे कि भाखड़ा नांगल टाइम होता है, जैसे पंजाब में है ये। ठीक है, उसके बाद में गांधी सागर भी आपका क्या होता है, बिजली बनाई जाती है, नागार्जुन सागर पर बिजली बनाई जाती है, और दामोदर जो नदी है इसकी जो घाटी है उसकी परियोजना पर भी बिजली ज्यादातर उत्पन्न करी जाती है। तो आज के लिए हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्या आप सोचते हो कि ज्यादा करा दें? चलो कोई बात नहीं, करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको आप देखते हैं। हम बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, ये वाला इसमें टॉपिक हम खत्म करते हैं, फिर आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, जो जीवाश्मी ईंधनों से बढ़ते प्रयोग से क्या होता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का जो अभाव होता है वो उत्पन्न हो रहा है। मतलब ये ऐसे स्रोत होते हैं जो क्या होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसमें हम नेचुरल चीजों का प्रयोग करते हैं। और ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, इनका हम पुनर्चक्रण, और ये जल्दी से खत्म होने वाले भी नहीं होते। जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारी चीजें क्या होती है, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। मतलब ये हमारे पहले से यूज नहीं हो रहे, हम इनका क्या है, अलग तरीके से रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। जैसे हमने बिजली का एक नया रिसोर्सेज, जैसे कि हमने देखा कि सौर ऊर्जा का हमने ढूंढ लिया है, पवन ऊर्जा से भी बिजली बनाई जाती है, ज्वारीय ऊर्जा से भी बनाई जाती है। तो ये सारे जो ईंधन होते हैं क्या है, हमारे गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के। जैसे कि हम बात करें किसकी, जल विद्युत की। तो जल विद्युत क्या है, हम इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जल विद्युत, इसके बारे में मतलब जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये आपका क्या है, सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। यानी कि जम्मू कश्मीर, देखो ये पानी पानी इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से क्या होता है, पानी को गिराया जाता है, नीचे टरबाइन होते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, और घुमा के क्या होता है, यहाँ से बिजली उत्पन्न करी जाती है। तो यहाँ से विद्युत, देखो ये आपको, देखो यहाँ से नजर आ रहा है, देखो ये बांध है, और यहाँ से क्या है, ये बांध में से पानी को नीचे निकाला जाता है, और निकालने के बाद में देखो यहाँ से ये पानी आया, और पानी क्या करता है, ये टरबाइन है, ये टरबाइन को क्या करता है, तेजी से घुमाता है। जब भी तेजी से घुमाता है तो इस पे ये जनरेटर वगैरह लगे हुए होते हैं, इसका जो पूरा ये सेटअप लगा हुआ होता है, और यहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि बांधों में वर्षा का पानी या नदी का पानी ऊंचाई से गिराया जाता है, मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है, और इसको ऊंचाई से गिराया जाता है, संग्रहित कर कर क्या होता है, ऊंचाई से गिरा देते हैं। और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा क्या होता है, बहता हुआ जल क्या होता है, नीचे स्थापित टरबाइन से
क्या होता है, टरबाइन से टकराया जाता है। टरबाइन देखो यहाँ से ऐसे टकराया तो टरबाइन से ये घूमेगी, टरबाइन क्या होगी, ये घूमेगी। और जब ये घूमेगी तो क्या होगा, इसके जो ब्लेड है वो जनरेटर से क्या होते हैं, विद्युत को घुमाते हैं। जनरेटर को घुमाएंगे, जब ये जनरेटर घूमेगा तो ये क्या करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा। तो इसी को ही बोला जाता है जलीय विद्युत। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न करी जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब एक अच्छे सा नोट्स दिया हुआ है कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला जो देश था वो नॉर्वे था। यानी कि सबसे पहले पानी से बिजली किस देश में बनाई गई थी, तो आप बोल सकते हैं नॉर्वे में सबसे पहले पानी से बिजली बनाई गई थी। तो हमारे यहाँ पर भी पानी से बिजली बनाई जाती है, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था पिछले इसमें स्लाइड पे। तो यहाँ तक ही आज हम रहने देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में वो मदद करें। हम इसका थर्ड पार्ट यानी कि पार्ट 3 इसका बहुत जल्दी हम लेकर आने वाले हैं। उस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो सेकंड टर्म का आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम सेकंड टर्म का जो नया चैप्टर यानी कि जो दूसरा चैप्टर है वो भी हम लेके आएंगे आपके लिए बहुत जल्दी। तो तब तक हमारे लिए बने रहिए। और जो हमारे चैनल पर नया बच्चा आया है तो बच्चे, आपको नीचे एक इस तरीके का लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप उसको अगर क्लिक कर देंगे तो आपका आप हमारे चैनल के एक मेंबर बन जाएंगे। तो जैसे ही आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी कि हमने वीडियो डाल दी है। तो आपको आसानी होगी वीडियो देखने में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बच्चे और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।